सुप्रभात। आज अपन कक्षा 12 विधान बुक का दूसरा अध्याय चूज आनंद यादव इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आनंद यादव के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। आपका जन्म 1935 महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था आपका जन्म। और आपका पूरा नाम था आनंद रतन यादव। आनंद रतन यादव। आपने 25 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और आपकी मृत्यु जो है सन 2016 में हुई। यह जो उपन्यास का एक अंश है जो कि आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इस उपन्यास में लेखक ने निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में बताया है। साथ ही इसमें ग्रामीण परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। ये पाठ किसान मजदूरों की जाति को प्रदर्शित करता है। यही नहीं, एक बालक जीवन से संघर्ष करता हुआ साहित्य के क्षेत्र में किस प्रकार आगे बढ़ता है, ये सारा घटनाक्रम जो है इस जूझ उपन्यास में बताया गया है। इस उपन्यास के अंतर्गत आनंद यादव स्वयं अपने बारे में बताते हैं। आनंद यादव स्वयं अपने बारे में बताते हैं कि आनंद यादव जब कक्षा 5वीं में पढ़ते थे तो उनको बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बीच में पढ़ाई छोड़ने के पीछे कारण यह था क्योंकि वो खेती का सारा काम करते थे, फसलों को चलाते थे। आनंद यादव के पिताजी जो है खेती का कोई भी काम नहीं करते थे। वो पूरे गांव में सांड की तरह घूमते रहते थे। यही नहीं, वो रखमाबाई के कोटे पर भी जाते थे। जब मां और पुत्र खेती का काम करते हैं और खेती से जो ईख प्राप्त होता है, एक प्राप्त होने के बाद उसके पिताजी जो हैं दिवाली के बाद ही कोल्हू चलाते हैं और उस कोल्हू चलाने के बाद जो रस निकलता है उससे गुड़ बनता है ताकि उसकी कीमत अधिक आ जाए। लेकिन जल्दी फसल काटने से जो है वो रस कम निकलता है। लेकिन ये लोग जो हैं अतिशीघ्र इस फसल से निपट लेते हैं। एक दिन आनंद यादव की मां
आनंद यादव की मां, एक दिन आनंद यादव की मां कंडे थाप रही थी। आनंद यादव बाल्टी भर के पानी ला रहा था। आनंद यादव ने मौका देखा और मां से बातचीत की और मां से कहा कि मां, मैं पढ़ना चाहता हूं। तो आनंद यादव ने कहा कि तेरा पिताजी जो है वो सुअर की तरह मेरे ऊपर चिल्लाएगा, घुराएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तो फिर आनंद यादव कहते हैं कि क्यों ना मां, हम गांव के मुखिया सरदेसाई राव से बातचीत करते हैं। जो गांव के मुखिया हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। मां अपने पुत्र की बात का समर्थन करती हैं और वो राव साहब से मिलने के लिए मां बेटे दोनों जाते हैं। मां बेटे जो है सारी बातें गांव के मुखिया देसाई जी को बताते हैं, सारी बातें। और कि पिताजी सारे दिन क्या करते हैं, मेरी पढ़ाई छुड़वा दी है, रखमाबाई के कोटे पर जाते हैं, खेती का कोई काम नहीं करते हैं, ये सारी बातें बताई है। तो देसाई जी ने कहा कि जब तेरा पति घर आए तो उसको मेरे पास भेज देना। जो ही संध्या समय पिताजी आए, संध्या समय आनंद के पिताजी आए, मां ने कहा आज मैं देसाई जी के यहाँ साग सब्जी देने गई थी। तो देसाई जी ने पूछा कि तेरा पति कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है, उसको मिलने के लिए भेजना। उस समय गांव के मुखिया का बुलावा आना, सरदेसाई का बुलावा आना बहुत बड़ी बात थी। आनंद यादव के पिताजी, आनंद के पिताजी देसाई जी से मिलने गए और फिर देसाई जी और आनंद यादव के पिताजी के बीच में बातचीत होती है। आनंद यादव के पिताजी और देसाई के बीच में बातचीत होती है। जब इन दोनों के बीच में बातचीत होती है, क्योंकि देसाई जी ने पहले ही कहा था कि तेरे पिताजी आने के आधा घंटे बाद तू भी आ जाना, और आधा घंटे बाद उनका पुत्र आनंद यादव भी वहां पहुंच जाता है। आधे घंटे बाद उनका पुत्र आनंद यादव भी पहुंच जाता है और पिताजी से कहता है, पिताजी घर चलो, खाना खा लो, समय हो गया है। देसाई जी ने कहा कि आनंद बैठो, और उससे पूछते हैं तू कौन सी क्लास में पढ़ता है। उसने कहा नहीं पढ़ता हूं, पिताजी ने पढ़ाई छुड़वा दी। तब देसाई जी पिताजी से पूछते हैं कि तुमने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी है। जब ये बालक पढ़ना चाहता है, उस बालक की पढ़ने में रुचि है, उसको पढ़ाया जाए। तब पिताजी कहते हैं कि ये सारे दिन जो है, ये सारे दिन जो है जुआ खेलता है, सिनेमा देखता है, कंडे बेचता है, चारा बेचता है, यानी कि अनावश्यक आरोप उसके ऊपर लगा दिए। इतने सारे आरोप लगा दिए। इन सभी आरोपों का जवाब आनंद यादव ने संतोषपूर्वक दिया। तब देसाई जी ने कहा कोई बात नहीं, कल से तो स्कूल जाएगा, कल से तो स्कूल जाएगा। अगर तेरे पिताजी तुझे स्कूल नहीं भेजते तो मुझे वापस बोलना। उस समय उसके पिताजी भी हाँ में हाँ कर देते हैं। अब बाप बेटे जो हैं दोनों वापस देसाई जी से मिलने के बाद वापस घर पर आते हैं।
घर पर आने के बाद पिताजी जो है आनंद यादव के सामने सत्य रखते हैं। आनंद यादव के सामने सत्य रखते हैं कि रोज सवेरे उठते ही खेत पर जाएगा और खेत से ही स्कूल जाएगा। स्कूल की छुट्टी होने के बाद पशुओं को चराने जाएगा और पशुओं को चराने के बाद भी अगर अन्य कोई काम होता है, खेती का अन्य काम होता है, उस दिन स्कूल की छुट्टी करनी पड़ेगी। उसने कहा पिताजी मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं, क्योंकि वो बालक पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इस तरह से आनंद यादव जो है स्कूल जाता है और 5वीं क्लास में वो बैठ जाता है। 5वीं क्लास पास करने में 2 महीने शेष रहे हैं, लेकिन उसी क्लास में एक चौहान नाम का लड़का था। चौहान नाम का एक लड़का था जो बहुत ही शरारती था, बहुत ही शरारती था। पहले दिन ही आनंद यादव को परेशान किया, तंग किया, उसका गमछा खींचा, ये नहीं उसकी धोती को भी खींचा और इंटरवल में उसकी धोती भी खींचने की कोशिश की। उस बालक का विद्यालय से वापस मुंह भंग हो जाता है कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर वो बालक सोचता है कि संघर्ष ही जीवन है और अपनी माँ से कहता है, माँ मेरे लिए 2 नाड़े वाली चड्डी बना दो। और माँ उस बालक के लिए 2 नाड़े वाली चड्डी बनाती है। वो बालक अगले दिन वापस स्कूल जाता है, हिम्मत नहीं हारता है। और उसी कक्षा में 5वीं कक्षा में पहला पीरियड जो आता था वो मंत्री नामक मास्टर जी का आता था, जो कि गणित पढ़ाते थे। उन मास्टर जी का सभी बच्चों में खौफ था, क्योंकि गलती करने पर वो जोर से घूसा मारते थे। उसी कक्षा में एक बसंत पाटिल नाम का लड़का था जो गणित में होशियार था। आनंद यादव की उससे दोस्ती हो गई और आनंद यादव भी गणित को बड़े ही आनंद से पढ़ने लगा। इस तरह से मास्टर जी ने उसकी पढ़ाई के प्रति रुचि देखते हुए उसको आनंदा कहने लगे। लेकिन सबसे अधिक वो प्रभावित होता है मराठी के अध्यापक सौंदेलकर से। सबसे अधिक प्रभावित होता है वो मराठी के अध्यापक सौंदेलकर से, जो कक्षा में मराठी पढ़ाते थे। जब वो कोई भी मराठी की कविता पढ़ाते थे, उस कविता में सुरीलापन होता था, छंद का वो ध्यान रखते थे, ताल, लय, गति, यति आदि चीजों को ध्यान में रखते हुए वो कविता पढ़ाते थे। आनंद यादव उन मराठी के अध्यापक से इतना प्रभावित हुआ कि वो स्कूल से छुट्टी होने के बाद जब वो खेत पर जाता था तो वो मराठी में कविता गाता था, यहाँ तक कि वो अभिनय करता था। यानी कि जब वो स्कूल नहीं जाता था तो उसको अकेलापन खाता था, अकेलापन उसको अच्छा नहीं लगता था। अब वो स्कूल जाने लगा और स्कूल जाने के बाद जब छुट्टी होती थी तो अब उसको अकेलापन अच्छा लगने लगा। अब उसको अकेलापन बहुत अच्छा लग रहा था। यही नहीं, आनंद यादव कभी पत्थर की शिला पर कविता लिखता, कभी भैंस की पीठ पर कविता लिखता, भैंस की पीठ पर, और उस कविता को याद करके फिर मिटा देता था।
इस तरह से आनंद यादव की रुचि कविता के प्रति बढ़ती जाती है। और यही नहीं, एक दिन आनंद यादव को मास्टर जी ने कक्षा 6 व 7वीं के बच्चों के सामने कविता गाने को लेकर, स्कूल में कोई प्रोग्राम था, उसमें भी आनंद ने कविता गाई और कविता के प्रति उस बालक की रुचि देखते हुए उनको, उस बालक को बहुत सारे काव्य संग्रह जो हैं आनंद यादव ने दिए। इस प्रकार आनंद यादव जो है, उसकी रुचि जो है कविता के प्रति बढ़ती गई। यही नहीं, ये बालक जो है एक दिन मास्टर जी के दरवाजे पर एक मालती बेल थी, उस पर भी उसने कविता लिख डाली। अब आनंद यादव अपने पशुओं पर कविता लिखने लगा, जंगली फूलों पर कविता लिखने लगा, फसलों पर कविता लिखने लगा और धीरे धीरे वो मराठी का बहुत बड़ा कवि बन गया। और यही आनंद जो है आगे जाकर महाराष्ट्र का, मराठी का सबसे बड़ा कवि बन जाता है आनंद यादव। यानी किस प्रकार एक बालक जीवन से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है। संघर्ष करने के लिए मन में आत्मविश्वास होना चाहिए और शिक्षा के प्रति जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, क्योंकि वो बालक जानता था कि खेती बाड़ी से ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। उसको मालूम है कि मैं पढ़ाई लिखाई करूँगा, छोटा सा बिजनेस कर लूँगा, कोई नौकरी कर लूँगा, पैसा कमा लूँगा, खेती में इतनी आमदनी नहीं होती है और ये बालक जो है बहुत बड़ा कवि बन जाता है। इस अध्याय का केंद्रीय भाव क्या है, इस अध्याय से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, ये इस अध्याय का उद्देश्य क्या है। यानी कि नंबर 1, विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। नंबर 2, शिक्षा के प्रति जागरूक, नहीं तो मनुष्य जीवन पशु के समान संघर्ष करने की प्रेरणा। नंबर 4, आत्मविश्वास के साथ कार्यकुशलता का परिचय देना, परिश्रम के साथ कार्य में लगनशीलता, होनी चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। इस बालक ने ये सभी काम किए, यानी कि ग्रामीण परिवेश में रहते हुए भी ये बालक विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए एक बहुत बड़ा कवि बन जाता है। ये अध्याय यही समाप्त होता है। हम अगले अध्याय यानी कि बितान का तीसरा पाठ, अतीत में दबे पाव, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।